अच्छा जी, आज हम फिर बात करते हैं। पहले हमारे पास जो टॉपिक्स थे, बल्कि रन ही करके इसको हम रन ही करके देख लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसकी डिस्कशन और टॉपिक की, और उसके बाद जो है हम उसको रन करके देख लेंगे। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक और रजिस्टर वेरिएबल्स। ठीक है, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स के बारे में आप लोगों को पता हो जाना चाहिए इस वक्त तक कि वेरिएबल्स लैंग्वेज में उनसे क्या मुराद है। ये जिस वेरिएबल एक्चुअली कॉन्सेप्ट इसका मैथ के वेरिएबल जैसा ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज इसके साथ अटैच हो जाती है वो प्रोग्रामिंग के अंदर वो मेमोरी स्पेस है कि वेयर यू आर गोइंग टू प्लेस दोज वेरिएबल्स इन द कंप्यूटर, और उनका साइज क्या है, ठीक है, और उसको एक्सेस करने का तरीका का क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं यू मस्ट नो बाय नाउ। और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था और इसके अलावा एक दो लेक्चर्स के अंदर हमारी जो डिस्कशन रही है वो ये कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस के अंदर हमने ये बात कल भी की थी कि जो आर्गुमेंट आप पास करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक नया वेरिएबल जनरेट नहीं होता, बल्कि पुराना वेरिएबल जो है वही यूज होता है। जबकि पास बाय वैल्यू के अंदर एक नया जो वेरिएबल जो है वो एक्चुअली मेमोरी के अंदर जनरेट होता है। अब हम वेरिएबल्स की टाइप पढ़ रहे हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पहले कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसके प्रोग्राम्स देख लेंगे। आप लोगों को पता है कि अगर हम कोई भी पीस ऑफ कोड या लाइंस ऑफ कोड जो है उसको उसके इर्द गिर्द या उसके स्टार्ट स्टॉप पे, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ये चलता आ रहा है और यहाँ से ऑनवर्ड आगे म्यूजिक एग्जिस्ट कर रहा है, लाइंस ऑफ कोड। तो जो लाइंस ऑफ कोड इन ब्रैकेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं
जो लाइंस ऑफ कोड जैसे कि ये करली ब्रेस स्टार्ट, करली ब्रेस एंड, इन ब्रैकेट्स के अंदर डिस्कस क्या लेंगे एग्जिस्ट करती हैं, तो उन जो लाइंस ऑफ कोड हैं उनको, या हम इस पूरे आप कह लेंगे जो मैंने ग्रीन इन सर्कल किया है, इसको हम एक ब्लॉक कह देते हैं। ठीक है, इसको हम एक ब्लॉक कह लें, ब्लॉक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि ये एक पीस है या एक सेट है, या जो भी आप इसको जो सा, मतलब ये एक एंटिटी कह लें, एक चीज है ये। इट इज ए ब्लॉक, इट इज ए पीस ऑफ कोड, ठीक है, विच एग्जिस्ट इन द स्टार्ट, करली स्टॉप। ठीक है, इसकी जो कह लें कि स्कोप का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, या इसको कहते हैं, आप इसको ये लफ्ज कह लें कि ये एक घर है। ठीक है, अगर आसानी के लिए कि जैसे इफ यू आर लिविंग इन वन होम, तो ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन दैट होम हैव एक्सेस टू ऑल द एसेसरीज, मतलब हर बंदा जो घर में रहता है वो टीवी चला सकता है, वो फ्रिज में से कोई चीज़ निकाल के खा सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये आवाज नहीं आ रही आपको मेरी क्या? किसको आवाज नहीं आ रही बेटा, या सबको ही नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है सर जी। चलो ठीक है। ये अब बात हम ये कर रहे थे कि हमारे पास कोई अगर पीस ऑफ प्रोग्राम है, जैसे कि ये हमारे पास, हमने कहा कि ये जो मैंने ब्लैक लाइंस लगाई हैं, दीज आर कोड C++, और उस कोड में से मैं चंद लाइनों के इर्द गिर्द ये करली ब्रेसेस लगा दूं, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे मैं इस ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर x। ठीक है, तो ये वेरिएबल एक इंटीजर x है। लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर y। ये इंटीजर x जो है, इसका स्कोप, ठीक है, या इसकी लाइफ, वो कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, वो इस ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ये जो आपकी करली ब्रेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस करली ब्रेस के स्टार्ट होने से लेके इसके खत्म होने तक इसकी लाइफ और स्कोप एग्जिस्ट कर रहा है। लाइफ और स्कोप से क्या मुराद? लाइफ से मुराद ये है कि जब कोड एग्जीक्यूट आता हो रहा होता है, इस लाइन ये एग्जीक्यूट होती है, ये एग्जीक्यूट होती है, ये एग्जीक्यूट होती है, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो ये वेरिएबल जो है ये क्रिएट होता है रैम के अंदर, ये मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जब ये वाली कह लें कि करली ब्रेस हिट होती है, या उसको जब कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, जब ये क्लोजिंग ब्रेस, या आप कह लें कि जो ब्लॉक का एंड है वो उसको कंप्यूटर को पता चलता है, तो वो इस वेरिएबल को मेमोरी में से, रैम में से ख़त्म कर देता है। मकसद क्या कि इसकी लाइफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, इस ब्लॉक के अंदर। ये जो हमने ग्रीन एंड सर्कल किया हुआ है, एक्चुअली ये करली ब्रेसेस जो हैं ये जिम्मेदार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस ब्लॉक, और दीज आर द बाउंड्रीज, व्हाटएवर यू कंसिडर। इस ब्लॉक के अंदर इसकी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस ब्लॉक के अंदर जब कंट्रोल होता है तो ये वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करता है। जो ही कंट्रोल इस ब्लॉक से एग्जिट करता है, इसे बाहर निकलता है, मिसाल के तौर पे इस लाइन पे आता है, तो आपका जो है, अभी तो आपका जो ये वेरिएबल x है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, दिस इज लोकल टू दिस ब्लॉक।
कि इस ब्लॉक का ये लोकल है। लोकल आप लोगों ने लफ्ज इस्तेमाल किया होगा कि अगर आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं किसी इलाके के, तो आप फैसलाबाद के लोकल हैं, ठीक है, क्योंकि आप जिस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपका ब्लॉक है, या आपका घर है या मोहल्ला है, तो दिस कैन बी योर ब्लॉक, यू आर लोकल टू दैट प्लेस। इसी तरीके से जो वेरिएबल है ये लोकल है इस ब्लॉक के अंदर, और इसकी लाइफ जो है वो भी इसी ब्लॉक के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। एंड मोर ओवर आप इसका स्कोप जो है, स्कोप से मुराद ये है कि आप इसको कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब ये है कि आप इसको अगर यूज करना चाहते हैं, हम ठीक है ऐसा नहीं किया, तो आप इसको कहाँ पे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स द स्कोप, कहाँ पे ये यूज हो सकता है। स्कोप का मकसद आप लोगों ने देखा होगा कि आप अक्सर इस चीज को डिस्कस करते हैं इन द सेंस के लिए, ये जो मैंने डिग्री की है इसका स्कोप क्या है विद रिस्पेक्ट टू जॉब या एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आप इसके बारे में, या फलां चीज का स्कोप क्या है, फलां चीज का स्कोप, ये जो स्कोप का लफ्ज है आपने इन डेफिनेशंस में इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पे स्कोप का मतलब ये है कि आप उस वेरिएबल को किस जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज स्कोप, ठीक है जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज टू डेफिनेशंस, स्कोप और लाइफ। लाइफ का मतलब है कि वो वेरिएबल कब तक मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है। स्कोप का मतलब ये है कि किस पीस ऑफ कोड के अंदर, कौन सी लाइनों के अंदर, या किस ब्लॉक के अंदर वो जो वेरिएबल है वो एक्सेसिबल है, कि हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे उसके अंदर इनपुट कर सकते हैं, उससे आउटपुट ले सकते हैं। तो दिस इज द स्कोप, ठीक है। जो लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप और लाइफ जो है इट इज लिमिटेड टू इट्स ब्लॉक, ये जो इसका ब्लॉक है उस तक इसकी लाइफ और स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है। जो ही आप उसके स्कोप से बाहर निकलते हैं उसकी लाइफ भी नहीं होती, उसका जो है एक्सेसिबल भी वो नहीं रहता ड्यू टू, क्योंकि नाउ दैट वेरिएबल इज आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। उस वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ऐसा वेरिएबल जैसे कि हमने ये यानी कि इंटीजर y डिक्लेयर किया है, तो ये जो वेरिएबल है जो भी इसका ब्लॉक होगा ये इसके अंदर विजिबल होगा। विजिबल का लफ्ज यूज कर लिया जाता है। विजिबल का मतलब ये है कि एक्सेसिबल होगा, और ये है कि इसकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी इस ब्लॉक के अंदर। मिसाल के तौर पे हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ग्लोबल के लिहाज से। अगर हमने यहाँ पे लिखा है जी क्या इसको हम कहते हैं, कि हमने वो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव और इंक्लूड की वो कमांड दे दी, ठीक है, और इसके बाद ये फिर इंक्लूड की कमांड आ गई, और उसके बाद यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया मेन से पहले अगर हम लिख देते हैं इंटीजर y, और उसके बाद आपका वर्ड मेन आ गया, और ये प्रोग्राम खत्म हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई और एक छोटा सा लेट से यहाँ पे उसकी आपने सब फंक्शन जो कोई भी, ये मैंने वो कमेंट दे दिया कि ये आपका कोई सब फंक्शन है, ठीक है। तो आपने इस सब फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया, डिफाइन किया void सब। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर y, ये इसको हम ग्लोबल कह देते हैं। ग्लोबल इसलिए कह देते हैं कि ये इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, इस पूरी फाइल के अंदर जो भी प्रोग्राम है, मेन है या सब प्रोग्राम है, ये इन तमाम प्रोग्राम्स जो हैं इनके अंदर एक्सेसिबल होगा, इसलिए इसको हम ग्लोबल का नाम दे देते हैं। और इसकी लाइफ जो है वो उस वक्त तक होती है जब तक ये पूरा जो आपका प्रोग्राम है वो रन हो रहा होता है, उस वक्त तक ये वेरिएबल जो है मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो पूरा प्रोग्राम है, ये पूरे फाइल में से कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। अगर हम इसी को मिसाल के तौर पे, ये जो हमारा पीस ऑफ कोड है, ये हमारा जो ये वेरिएबल है, इसको अगर हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं इस वाइड मेन के अंदर, तो अब ये वेरिएबल जो है ग्लोबल नहीं रहा,
ये कहाँ पे एक्सेस हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ मेन के अंदर एक्सेस हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कोई और ब्लॉक बना दूं तो अब ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस हो सकता है। अब ये लोकल टू दिस ब्लॉक है। अगर मैं इसको कह दूंगा कि ये वर्ड मेन के अंदर है तो ये लोकल टू मेन फंक्शन है। अगर मैं इसको जो था कि ये आउटसाइड द मेन फंक्शन, अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ नॉट इन ए सब फंक्शन बट आउटसाइड द मेन फंक्शन, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने इसको मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया लेकिन किसी सब फंक्शन के अंदर कोई डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मिसाल के तौर पे इंटीजर z, इवन कि आई कैन आल्सो राइट इंटीजर y, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये y जो है ये सबका लोकल फंक्शन है और ये वाला y जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, और यहाँ पे जो मैं ये y बनाता हूँ ये लोकल है टू सब। ये थोड़ा सा एम्बिग्युइटी हो जाती है, इसलिए ट्राई टू यूज डिफरेंट नेम्स। तो ये z जो है दिस इज नाउ लोकल टू दिस सब फंक्शन, but this y is global, it is accessible in this void main and also in this sub function। और ये जो z है ये कब तक इसका लाइफ कब तक है? जब तक ये वाला प्रोग्राम सब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जो ही ये खत्म हो गया एग्जीक्यूट होना ये भी खत्म हो जाएगा, मेमोरी में से वाश हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स दैट यू मस्ट नो, वन इज स्कोप एंड द अदर इज लाइफ ऑफ द वेरिएबल। स्कोप से मुराद ये है कि वो कहाँ पे एक्सेसिबल है, और लाइफ से मुराद ये है कि वो उसकी लाइफ कितनी देर तक है, वो कितनी देर तक उसमें एग्जिस्ट करेगा मेमोरी के अंदर। अच्छा, अब दो इन्हीं लाइफ और स्कोप के लिहाज से दो तीन बातें हैं दैट कंक्लूड दीज टॉपिक्स। इसके बाद में हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपका स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में मैं दोबारा बात करने लगा। हम लिखते हैं कि जो स्टैटिक वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल जो है इसका स्कोप जो है स्कोप इसका लोकल होता है और इसका लाइफ जो है वो ग्लोबल होती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। लोकल वेरिएबल जो है वेरिएबल इसको मैं कर देता हूँ, इसका जो इसकी स्कोप और लाइफ जो है वो लोकल होता है। तो इसको हम थोड़ा सा साइज इसका डिक्रीज कर लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल और ये लोकल वेरिएबल, कलर डिफरेंट कर लेते हैं हम, ठीक है जी। अच्छे, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, इसको भी रेड कर लेते हैं, इसको भी ग्रीन कर लेते हैं हम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल। हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, ब्लू। ग्लोबल वेरिएबल जो है इसका स्कोप ग्लोबल होता है, लाइफ भी ग्लोबल होती है। लोकल वेरिएबल जो है इसका स्कोप लोकल होता है, लाइफ भी लोकल होती है। लोकल टू दैट ब्लॉक, ग्लोबल मीन्स के ग्लोबल टू दैट प्रोग्राम। जो स्टैटिक वेरिएबल है ये इसका जरा मिक्सचर सा है, स्कोप इसका लोकल होता है, लाइफ इसकी ग्लोबल होती है, ठीक है जी। स्कोप लोकल से मुराद क्या है कि जो आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है,
स्टैटिक वेरिएबल बनाने का तरीका कार क्या है कि आप स्मॉल लेटर्स के अंदर स्टैटिक का वर्ड लिख देते हैं। चलो मैं इसका कलर जो है ब्लैक कर देते हैं। इसको आप लिखते हैं स्टैटिक इंट एक्स। अब ये आपका वेरिएबल जो है एक्स, ये स्टैटिक डिफाइन हो गया, डिक्लेयर हो गया कि एक वेरिएबल एक्स है, टाइप उसकी इंटीजर है, लेकिन वो स्टैटिक है। मतलब क्या है, वो एक्सेस कहाँ होगा, जहाँ पे वो डिफाइन किया है, जिस स्कोप के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर उसको डिफाइन किया गया है, ब्लॉक के अंदर वहां पे एक्सेसिबल होगा। लेकिन जब वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा तब भी वो मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि उसकी लाइफ ग्लोबल है। ठीक है, तो these are few facts about these variables: local variable, global variable, and static variable. Two terms you must understand: scope and life. ठीक है, स्कोप से मुराद के कहाँ पे एक्सेसिबल है, लाइफ से मुराद के कब तक वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। लोकल वेरिएबल जो हैं वो, उनका स्कोप जो है वो जिस ब्लॉक के अंदर डिफाइन होते हैं वहीं तक एग्जिस्ट करता है। मतलब आप उसी ब्लॉक में उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उनकी लाइफ भी उसी ब्लॉक तक होती है। मतलब उस ब्लॉक, जब एग्जीक्यूशन उस ब्लॉक से में एंटर नहीं होती या उससे एग्जिट कर जाती है उस ब्लॉक से, तो वो मेमोरी से वॉश हो जाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, आप पूरे जहाँ पे प्रोग्राम है पूरा उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा जब तक प्रोग्राम रन हो रहा होता है, मेमोरी में होता है, उस वक्त तक वो वेरिएबल भी मेमोरी में रहता है। जबकि जो स्टैटिक है उसका स्कोप लोकल होता है और लाइफ ग्लोबल होती है। तो नाउ वी गो टू दिस बुक एंड लेट्स सी द एग्जांपल्स। चलिए, ये है 280 पेज। लेट्स से वी राइट हियर 200 या 300। चलिए, हम कहाँ हैं? ये कहाँ पे है जी? नोवा चैप्टर फंक्शंस। Local global variable returning value from function passed by reference. ये लोकल वेरिएबल, स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल। मैं इसको पढ़ रहा हूँ और ताकि आप इसको समझ सकें, वो मुश्किल है। द एरिया वेयर ए वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड is known as the scope of variable। ठीक है, जो हम बात करते हैं, local variables can be used only in the function in which it is declared। ये फंक्शन जो है, आप फंक्शन भी कह सकते हैं कि if they are declared in a function, if there is a block in the function, then they are their scope is restricted to that block। If a statement accesses a local variable that is not in scope, the compiler generates। जितना लाइफ टाइम क्या है कि वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि ये जो n है, ये कहाँ पे उसने डिस्प्ले किया हुआ है। फन जो है ये एक मैप का सब फंक्शन है। आप उस सब फंक्शन को 5 दफा कॉल कर रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके 5 तक आपने 1 से इनिशियलाइज किया, एक और 5 तक उसको इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट किया, और हर दफा आप फन को कॉल करें। अब आप देखें इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ आस्क क्वेश्चन, प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चन, ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट के अंदर आपको नहीं, आपका मिस कर रहा है तो आपको। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जी, ये हमारे पास लेट्स से कि वंस अगेन रैम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाइट स्पेस। ये जो एक स्क्वायर ऑक्यूपाई किया, वी अज्यूम दिस इज द memory occupied by our program। उसके बाद हमारे पास ये मेन प्रोग्राम की मेमोरी आप कह लें है। ठीक है, अब मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है।
तीसरी सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास मेन जो है वो प्रोग्राम है, उसकी ये मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है। अब मेन प्रोग्राम में जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फन एग्जीक्यूट होगी, तो फन जो है वो इसको ये उसकी स्पेस ऑक्यूपाई होगी, ऑक्यूपाइड है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से स्टार्ट से रन करेंगे। एन जो है वो 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। इसके अंदर इसको चलो हम ऐसे कर लेते हैं। एन एक वेरिएबल है, उसमें 0 होगा इनिशियलाइज, ठीक है, ड्यू टू दिस स्टेटमेंट। उसके बाद एन प्लस प्लस, एन प्लस प्लस से क्या होगा कि चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। पहले 0 था, 0 के बाद ये इंक्रीमेंट हुआ एन प्लस प्लस, तो ये हम कह देते हैं 1 हो जाएगा। 0 की जगह मैंने उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया, 1 हो गया। और उसके बाद ये जो है हमने उसकी स्टेटमेंट कॉल की है, सी आउट द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वैन डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब ये कंट्रोल यहाँ से वापस चला गया, और फिर क्या है जी कि दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट होगी, फन दोबारा कॉल होगा। जब फन दोबारा कॉल होगा तो एन जो है इट विल बी वंस अगेन इनिशियलाइज्ड टू 0, ये फिर 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद यहाँ पे आप इसको एन प्लस प्लस करेंगे, ये फिर 1 हो जाएगा। मतलब आपने इसको 5 दफा कॉल किया, पांचों दफा ये 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। 0 से इनिशियलाइज होने का मकसद क्या है कि जब आपने फन कॉल किया, ये क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद इनिशियलाइज हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये डिस्प्ले हुआ। उसके बाद जब ये ब्लॉक हिट हुआ तो ये मेमोरी से वॉश हो गया। दोबारा फन कॉल हुआ, दोबारा ये कह लें कि स्टार्ट ब्रेस हिट हुई, एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये दोबारा से डिक्लेयर हुआ, दोबारा 0 से इनिशियलाइज हुआ। मकसद क्या है, ये 5 दफा क्रिएट हुआ। और इसको जो है अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे, यहाँ पे अगर लिख दें सी आउट, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम फन के बाद लिख दें, ठीक है, तो हमें एरर आ जाएगा कि एन इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। एन जो है वो फन में डिक्लेयर्ड हुआ, ठीक है, हमें एरर आ जाएगा। यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि ये एन जो है इसका स्कोप लोकल है फन फंक्शन तक, और ये एक्सेसिबल भी वही है और इसकी लाइफ भी वही। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने एक एग्जांपल दी है। नेक्स्ट उसने कहा ग्लोबल वेरिएबल, उसकी लाइफ टाइम। अब जैसे कि ये जी जो है ये फन के अंदर भी एक्सेसिबल और मेन में भी। आपने इनपुट इसको किस में किया, मेन के अंदर, और यूज आप कहाँ पे कर रहे हैं, फन के अंदर। देखिए आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया इसमें। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब थोड़ा सा मैं लेट्स सी, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें, दोनों जो प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास ये दो प्रोग्राम्स हैं जी, ठीक है। और इसको
छोटा कर लेते हैं, इसका साइज रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हमें विजिबल हो। ये प्रोग्राम जो है ये एग्जांपल है उसकी ग्लोबल की, ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल का है और ये लोकल का है। यहाँ पे जो वेरिएबल हम डिस्कस कर रहे हैं वो n है और यहाँ पे है वो g। अब आप देखेंगे ये जो n है ये लोकल है इस फन के सब फंक्शन, जबकि g जो है वो फन में भी यूज हो रहा है और मेन में भी। मेन के अंदर हम इसको इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद फन को कॉल करते हैं, फिर g को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मेन के अंदर उसको आउटपुट कर रहे हैं। वी आर एक्सेसिंग g इन बोथ ऑफ द फंक्शंस मेन एंड सब। इसके अंदर हम जो n है ये लोकल है फन के लिए क्योंकि ये डिक्लेयर ही लोकल किया है। और सर ये जी वाला दोबारा समझा दें। क्या बेटा? सर ये जी वाला दोबारा समझा दें। देखिए ना, हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो ग्लोबल वेरिएबल है आमतौर पे क्या होता है, मैं जैसे कि आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ। आई होप कि यू ऑल नो दीज रूल्स कि अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपको पाकिस्तानी नेशनल हैं। इफ यू आर बोर्न इन अमेरिका देन यू आर अमेरिकन नेशनल, ठीक है। एंड ये रूल्स हैं इन 2 कंट्रीज के एटलीस्ट, और मे बी इन कनाडा but not in Germany or maybe in Europe. At least you have mother or father from Europe. लेकिन अमेरिका और के अंदर अगर आप पैदा हुए तो आप अमेरिकन हैं, नो मैटर हु योर पेरेंट्स आर। पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तानी हैं। तो अब ये जी जो है ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हुआ है, आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, ठीक है। जब कोई वेरिएबल आउटसाइड ऑल द फंक्शंस डिक्लेयर होगा तो उसको हम ग्लोबल कहेंगे। जब कोई फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, जब कोई सॉरी नॉट ए फंक्शन, जब कोई वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन डिक्लेयर होता है, जो भी स्कोप है उसका, जो भी ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक है आप देखें, तो अब वो वेरिएबल उस ब्लॉक तक महदूद होता है, उस ब्लॉक तक उसका स्कोप होता है, उसकी लाइफ होती है। अब n जो है वो डिक्लेयर कहाँ पे होगा? फन के अंदर, तो ये फन तक ही महदूद है, ये लोकल टू फन है। ये जो g है ये चूंकि पूरे दोनों फंक्शन से बाहर हुआ है तो इट इज ग्लोबल टू ऑल द फंक्शन। वन कैन से, ऑल्दो इट्स नॉट, आई वुड से कि आप इसको इस पे बात करें, दिस इज लोकल टू दिस प्रोग्राम। ये जो हमारे पास ये पूरा प्रोग्राम है ये इसके लिहाज से लोकल है, क्योंकि कोई और प्रोग्राम अगर और है, यहाँ पे कोई और प्रोग्राम है, सीपीपी फाइल है, उसके लिहाज से ये एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये दिस इज अ डिफरेंट प्रोग्राम। तो ये डिपेंड करता है कि स्कोप कितना है। इस जी का स्कोप पूरा प्रोग्राम है, इस एन का स्कोप सिर्फ ये ब्लॉक्स हैं। अब पता कैसे चला कि आपने लोकल कैसे डिक्लेयर करना है ग्लोबल? तो वो उसकी जगह है कहाँ पे आप डिक्लेयर करें। इफ यू आर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इन सम ब्लॉक, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं एक और कर्ली ब्रेस ओपन करूं और एक यहाँ पे ब्लॉक कर दूं। तो ये जो n है यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई ये n कौन सा है, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो ये वाली ब्रेसेस है और इसका स्कोप जो है वो ये वाली ब्रेसेस है, ये वाली 2 ब्रेसेस है। ये जो हमारे पास ये n है, इंट n इज इक्वल टू 0, इसका स्कोप ये ब्रेसेस है, जबकि ये n प्लस है जो इसका स्कोप जो है वो इसमें आ रहा है, इन ब्रेसेस में, तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कि आपने डिक्लेयर नहीं किया वगैरह वगैरह। मकसद क्या बताने का कि जिस ब्लॉक के अंदर आपका वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो उस ब्लॉक का लोकल होता है, उसी के अंदर उसकी लाइफ है। ये चूंकि किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये पूरी फाइल के अंदर है, तो इसकी लाइफ ग्लोबल है और स्कोप भी ग्लोबल है। इसकी n की लाइफ जो है वो भी लोकल टू दिस ब्लॉक है। ये ब्लॉक चूंकि फंक्शन है तो हम कह देंगे लोकल टू दिस फंक्शन है, एंड स्कोप भी इसका इसी फंक्शन के साथ। स्टैटिक के अंदर क्या इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मेरे ख्याल आगे कोई एग्जांपल होगी, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं स्टैटिक इंट, यहाँ पे मैं इंट से पहले स्टैटिक लिख दूं
तो इसकी लाइफ अब ग्लोबल हो जाएगी। इसकी लाइफ ग्लोबल होने से क्या है कि जो हमारे पास आप ये देख रहे हैं ना 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा इसकी जगह पे। उसकी वजह क्या है? इट विल नॉट बी वॉच्ड फ्रॉम मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर ही रहेगा। स्कोप इसका लोकल हो जाएगा लेकिन लाइफ ग्लोबल हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मेरे ख्याल यहाँ पे दी होगी इन्होंने, ये ग्लोबल की आ गई है, ये आ गया इसकी, ये वही एग्जांपल है, देखें एग्जैक्टली जस्ट दे हैव चेंज दिस, दे एडेड दिस वर्ड स्टैटिक। इसका क्या हो गया स्टैटिक ऐड करने से कि ये जो वेरिएबल है अब इसकी लाइफ खत्म नहीं हो रही, इट विल नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। मतलब क्या है कि आपने फन को कॉल किया एक दफा, फन को कॉल करेंगे, ये पहली दफा जब फन को कॉल करेंगे तो ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा 0 के साथ, फिर ये फन जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा लूप चलेगी, फन खत्म हो जाएगा लेकिन एन जो है ये वॉश नहीं होगा मेमोरी से, इट विल रिमेन इन द मेमोरी। वंस अगेन जब आप इसको कॉल करेंगे तो वो रीडिक्लेयर नहीं करेगा इसको, क्योंकि उसको पता है कि ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एन, वो उसके अंदर इंक्रीज कर देगा फ्रॉम 1 to 2 3 4 5, इसलिए हमारे पास जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट these local, global and static variables. Now I talk about register variables, then I will give you some. Yes सर हमने जी जो उधर लिया था, जी मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, जी इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय 2, ये सर ये हमने ब्लॉक में किया है, तो इसका कोई असर तो नहीं है, अलग इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा इसका? इसमें इफेक्ट कैसे है ना बेटा, ये देखें, चलिए हम दोबारा इसमें चले जाते हैं पेंट में एंड लेट्स से हमारे पास ये जी है, हम बात करते हैं ये वंस अगेन हमारे पास, हम उसी को रैम सिम बना लेते हैं। ये यहाँ पे एक जी वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमने इनपुट किया मे बी 4 पहले, ये मेन है, ये सब है, ठीक है, ये एफ यू एन फन है और ये मेन है। स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में हमारे पास जब हमने इसको डिक्लेयर किया एम्प्टी था, जब हमने इंट जी लिखा, फिर हमने मेन फंक्शन जो है इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे सी इन जी जब करेंगे तो कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो दैट विल बी स्टोर्ड हियर, ठीक है। उसके बाद ये फन कॉल होगा, फन जो है वो जी को एक्सेस करेगा, जी को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और जो आंसर आएगा उसको दोबारा जी के अंदर स्टोर कर देगा, फिर फन खत्म हो जाएगा। मेन जो है वो जी को ये सी आउट वैल्यू ऑफ जी कॉल करेगा, फिर जो भी इसकी वैल्यू इसको वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेसिबल है। जो हमारे हम अगर यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन था, नहीं वापस ले जा, दूसरा हमारा ये जो इसकी बुक हम देख रहे थे, ये वाला एन था, एन जो है ये सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर डिक्लेयर्ड होगा। मतलब क्या कि ये हमारे पास जैसे वंस अगेन मेन फंक्शन, और ये हमारे पास फन, ये एन जो है ये फन के अंदर है, तो मेन इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इट इज जस्ट लाइक ए हाउस, यू एंड दिस इज अनदर हाउस, कि एक घर से आप दूसरे घर में नहीं घुस सकते। अगर कोई चीज बाहर पड़ी हुई है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज काइंड ऑफ ए ग्लोबल, ठीक है। And that if you have defined some variable inside a function or inside a block, then that is local to that block or function, except the static function, static variable। static variable जो है उसका स्कोप लोकल है और लाइफ ग्लोबल है। ये आप इसको एक दूसरे को समझाएं, पढ़ें, देखें, then you will have the ambiguity resolved in your mind if you have any। You can also ask, there can be still ambiguities, आप इसको पढ़ के देखेंगे, इसको चेक करेंगे, then maybe आपके ध्यान से दूर। नेक्स्ट है रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल्स हैं क्योंकि रैम हमारे पास पहले कि मेमोरी है दैट इज आउटसाइड द सीपीयू।
सीपीयू हमारा वो यूनिट है जिसने प्रोसेसिंग करनी होती है। प्रोसेसिंग की स्पीड तेज करने के लिए आप अगर ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो कि आप रैम के अंदर नहीं रखना चाहते, दैट यू वांट टू हैव दैट वेरिएबल डायरेक्टली इन द रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स में रखने का मकसद ये होगा कि सीपीयू जो है उसको एक्सेस बहुत फास्ट हो, रैम के अंदर ना जाना पड़े। ऑल्दो रैम इज आल्सो इन योर कंप्यूटर एंड रजिस्टर्स आर वंस अगेन इन द सीपीयू। अगर आप देखें तो बहुत डिस्टेंस तो बहुत बड़ा नहीं, बट इट स्टिल अफेक्ट्स। तो रजिस्टर जो हैं इट अलाउज यू टू डिक्लेयर और प्लेस वेरिएबल्स इनसाइड योर सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है। तो उससे आपका एक्सेस जो है वो फास्ट हो जाता है, नथिंग मोर। A variable keyword is known as register variable. Is stored in register instead of RAM or faster than RAM, etc. तो I give you yes 5 minutes। तो आप इसमें जो पढ़ लें, फिर देख लें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम फंक्शन एरेज जो हैं, पासिंग एरेज थ्रू फंक्शन, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, दूसरा सारा एक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨरेटर ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ DBC ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜਵੇਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕੰਪਲੀਟ, बस भेजूंगा ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੇ मरण वाला हो रहा हूँ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਡਿਆਸ ਫੋਨ ਕਰ मैं क्या ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਗਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। हाँ मैंने बताया अच्छा देख के थोड़ा साइंस से चलो तो लगेगा क्योंकि डॉक्टर इमरान मुमताज किसी का आ गया था मुझे पता हाँ नहीं ईमेल करती है। चलो जो और आएगा पॉइंट नहीं किया जगह भाई कोई गल नहीं, हो तो फिर डीएमसी तो ही लगेगा ना जो हम पाए। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ 0333 61 044 सारा ही बात 044 0333 ठीक है ਲਿਆਓ। तेरा सामने बिल भेजना मैं फिर ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ताकि इमरान ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ ਨਾ ਡੀਐਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਈਟੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब से बोलना है तो हां ये ऑनलाइन ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰਨਾ नजर मैं मेरे पास इमरान भाई ना से पता हो रहा है नहीं हो नहीं चलो है वालिद कहते को चंगी भली है साथ कला कला है प्राप्ति चंगी प्राप्ति से मेरा वालिद ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ प्रोफेसर ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸਟਰ। अच्छा ਡਾਕਟਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ नासा साहब तो है ਮੈਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ कहा जा ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੋ। ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। समझ समझ लो कि कार में क्या शिवा साहब से हो गया काम करना यार मेरी बाजू ठीक हो गया बस आज मैं जाना हूं चलिए ऑफिस इंशाल्लाह कल लास्ट में जा रहे हैं जाना मैं करवा यार मैं ना हो रहा हूँ फोन होगा मैं चेक कर रहा हूँ ऐसे सरकारी होना तो नहीं है पीटीसीएल होगा पीटीसीएल पीटीसीएल तो लगे कुछ कुछ साल के तो वही ना हो नहीं है वो कैसे नंबर वहां है 35 71 मैं नेट से सर्च कर 35 71 86 47 42 है 0.2 10
कंटेक्टस होंडा नहीं देखो गड्डियां दा शोरूम होगा या ठीक कलर नेम स्कैम लाइटली अच्छा है आजकल स्कैम वाले भी बड़े एक्टिव हुए हैं ना और ਜਿਹੜੇ क्या ਕਹਿੰਦੇ यदि मैं ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ वो ग्रुप चाहिए हाँ कहता कि मैं चाचू मैंने गलत पैसे भेज दिए कहता तेरे लिए मैं 5 मुंडे रखे हाँ बिल्कुल कपड़ा लिए इसी पैसा वाले वो करते हैं जो आके बहुत करना फिर एक अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम सर जी 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ थोड़ा ऊंचा बोले आवाज नहीं आ रही आपकी फंक्शंस के अबाउट 2-3 क्वेश्चन थे। जी जी पूछे बेटा सर जी एक तो ये बात कि जब हम फंक्शन कहीं पे करवाते हैं यानी कि उसका मुतारफ करवाते हैं उसके 3 तरीके हैं यानी कि पहले तो हम सबसे पहले अगर मेन में लिख दें तो एक तो ये हो गया अगर यानी कि बाद लिख दें और ऊपर उसको यानी कि कंपाइलर को बता दें कि हम ये फंक्शन जो है ना चलाना चाह रहे हैं और तीसरी बात जो है अगर लिखी हुई है कि फंक्शन जो है हम उसको किसी सेपरेट फाइल में लिख दें और हाँ जी वो बाद भी में है आप उसको कर सकते हैं सेपरेट फाइल बना सकते हैं उसको वो सर जी कैसे बनेगी सेपरेट फाइल और उसको हैश इनक्लूड के जरिए कैसे करेंगे? कुछ मसला नहीं है उसको आप कर सकते हैं लेकिन सिर्फ ये है कि वो विजिबल होना चाहिए आप उसको क्या कहते हैं हेडर फाइल बना लें एक अलग से ये छोटी छोटी चीजें ये हम देख लेंगे बाद में यू वन कैन डू दैट इट्स नॉट डिफिकल्ट ये आप लोगों ने जो सुनी है DLL फाइल्स ये यही चीजें होती हैं कि वो साथ अटैच हो जाती हैं लिंकर जो है कभी आपने देखा हुआ अगर आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था तो उसकी ये वजह होती है कि जो वो फाइल्स या फंक्शंस जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको मिल नहीं रहे होते तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट आप इसके अंदर ये है कि वो आप एक अलग से हेडर फाइल बना लें एक CPP फाइल बना लें हेडर फाइल के अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर कर लें डिफाइन कर लें उसको वो इंक्लूड कर लें जिस तरीके से आप ये करते हैं IOStream वगैरह ठीक है तो उसके बाद फिर ऐसे ही कि आप फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं ठीक हो गया। एक सर जी पूछना था कि ये जो रिटर्न टाइप होती है इसका कोई लिंक है डाटा टाइप से? ऑफ कोर्स ये होती ही डाटा टाइप है यानी कि ये सिर्फ रिटर्न टाइप का नाम ही दिया हुआ है बाकी है डाटा टाइप ही है ये रिटर्न टाइप भी। ठीक है तो ये सर जी डाटा टाइप तो बहुत तरह की होती है यानी कि फ्लोट हो गया इंटीजर हो गया इस तरह की तो हाँ हम जी मेन यूज कर रहे हैं इधर रिटर्न टाइप में इधर भी हम सभी यूज कर सकते हैं कैरेक्टर या जी जी बिल्कुल आप सारी यूज कर सकते हैं ठीक एक सेकंड अच्छा हम बात कर रहे थे इसकी एरेस के बारे में कि एरे पासिंग जो है वो कैसे की जाती है सर जी एक दो क्वेश्चन और थे पूछूं? जी जी प्लीज आस्क सर जी ये जो रिटर्न टाइप होती है जैसे 9.1 एग्जांपल है इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वॉइड जो है हम तो कह रहे हैं कि नथिंग हाँ जी कुछ बात जो है रिटर्न करता कुछ बिल्कुल सही 9.1 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ हाँ जी तो इसमें जो वॉइड हो रहा है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें 9.1 जो है इसके अंदर देखें वॉइड शो का मकसद ये है कि कुछ भी ये जो शो का सब फंक्शन है ये रिटर्न नहीं कर रहा
ठीक है। जी जी इसके अलावा यहाँ पे भी void है, ये भी void है, ये भी कोई रिटर्न नहीं कर रहा है। हो रही है आपकी। अच्छा, सर आप ये भी void ही है, ये भी रिटर्न नहीं करना है। 9.1 इसमें यानी कि वर्ड शो वर्ड लिखा हुआ है, तो ये प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ये शो नहीं जी। करना चाहिए था। कौन सा बेटा? 9.1 है, कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन? वर्ड लिखा हुआ है उसमें 9.1 में। हाँ जी, उसमें क्या क्वेश्चन क्या है आपका? ये वर्ड लिखा है कि ये रिटर्न नहीं कर रहा कुछ, तो ये जो सी आउट ये करके रिटर्न नहीं कर रहा से मुराद ये होती है। यानी कि ये तो कह नहीं रहा कि वर्ड जो हाँ जी बोले। यदि यानी कि ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है या स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये शो भी हो रही है वर्ड यूज करने पे भी। अच्छा, मैं आपका इसका यानी क्वेश्चन समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ। आपका क्वेश्चन ये है, रिटर्न का मतलब ये होता है कि जहां पे ये कॉल हुआ है वहां पे वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, ये सी आउट का मकसद तो डिस्प्ले करना है, तो ये डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अगर आपने ये यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप लिखी होती है, इंटीजर या करेक्टर या जो भी कोई और टाइप, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने इस फंक्शन ने जहाँ पे ये कॉल हुआ है वहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे वो इंट ये जो भी टाइप उसकी रिटर्न कर रहा है, ये सारी वाइड है, ये भी वाइड है, ये भी वाइड में है, सारे वाइड में, ये भी वाइड में है, स्वैप कर रहा है, ये भी वाइड में है, रिटर्न टाइप नहीं है इसकी। ये रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, ये देखें इसके अंदर लिखा हुआ है अपने वाइड मेन है आपके पास, और उसके बाद आपके पास है क्या कहते हैं, एक और सब फंक्शन जिसमें आपने एक सब फंक्शन बनाया है ग्रेड, उसकी रिटर्न टाइप आपने लिखी है 4। ठीक है, तो अब ये जो है जो चेयर है, इसका मतलब है कि करेक्टर जो है वो रिटर्न कर रहा है। जब आपने यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप लिखी होगी तो आपने ये वाला कीवर्ड लाजमी यूज करना है, रिटर्न, और जो भी आपने टाइप लिखी है उससे रिलेटेड डाटा आपने रिटर्न करना है। जैसे आप यहाँ पे सी या एफ दो करेक्टर, या तो सी रिटर्न कर रहे हैं या एफ रिटर्न कर रहे हैं या बी या ए रिटर्न कर रहे हैं। अब मकसद क्या है कि जहाँ पे ये वाला फंक्शन ग्रेड का कॉल होगा वहां पे ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू जो है आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये उसने वैल्यू रिटर्न की है और ये वैल्यू जो है आप एक वेरिएबल जी में स्टोर कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे कोई सी आउट वगैरह करवाना चाहते थे तो दैट वाज नॉट रिलेटेड टू दिस रिटर्न वैल्यू, दैट इज सिंपली ए आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, रिटर्न का मतलब है कि जहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे उस टाइप का डाटा रिटर्न हो रहा है। अपना माइक बंद कर लें, इफ यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन अपना माइक बंद कर लें। ठीक है, तो ये है मकसद रिटर्न का। अब हम बात करते हैं जी कि एरेज की, एरेज कैसे पास किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे वो सिंटैक्स नजर आ रहा है कि आप उसमें एरे जो है का वेरिएबल उसमें लिखते हैं और उसके अलावा उस एरे की टाइप लिख देते हैं कि आप शो को क्या पास कर रहे हैं, एक एरे, और उसका साइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, इफ इट इज़ वन डायमेंशनल एरे, और क्या कहते हैं उसकी आपने एरे की टाइप बता दी, एंड दिस इज ऑटोमेटिकली पास्ड बाय रेफरेंस।
द मेमोरी एड्रेस इज पास्ड टू द फंक्शन, ठीक है, ये कॉपी नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसका रेफरेंस जो है, मेमोरी एड्रेस जो है वो पास होता है। मकसद कहने का क्या है कि आपने ये उसका प्रोटोटाइप दे दिया कि एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है, सॉरी नॉट मेंबर फंक्शन, एक सब फंक्शन है जिसका नाम है वाइड शो, और वो रिसीव क्या कर रहा है, एक वेरिएबल रिसीव कर रहा है जिसका जो एक्चुअली एक एरे का वेरिएबल है, ठीक है, और उस एरे की टाइप जो है वो इंटीजर है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये नाम स्किप भी कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है, बट यू नीड टू प्लेस दीज करली एंगल ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट आपने लिखनी होगी, और उसके बाद ये जो आपने उस एरे है उसकी टाइप बतानी होगी। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेल द साइज ऑफ दिस एरे। अब आपने देखें ये एक एरे डिक्लेयर किया 5 स्लॉट्स का, और ये टाइप जो डाटा उसमें स्टोर करना उसकी टाइप इंटीजर है, फिर आपने वो इनपुट किया, इनपुट करने के बाद आपने उसको पास कर दिया शो जो है वो सब फंक्शन। अब आपने यहाँ पे लिखा एक उसका टाइप और उस एरे का नाम, उसके बाद आपने जो है यहाँ पे उसके ज़रिए से, उस एरे नेम के ज़रिए से आपने जो वैल्यूज़ हैं उसको आउटपुट कर दिया, दैट्स इट। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट यू मस्ट आल्सो, ये तो सिंटैक्स होगा जो अभी हम बात कर रहे थे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि the memory address is passed to the function then accesses the array by using the memory address। array जो है उसकी स्टार्टिंग जो लोकेशन है उसका एड्रेस पास किया जाता है, एंड दिस इज ऑटोमेटिकली डन बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स। मतलब क्या कि हम एरे पूरा कॉपी नहीं कर रहे, हमारा एरे जो डिक्लेयर्ड है मेन फंक्शन के अंदर, वही वाला एरे इस शो के अंदर भी यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू आउटपुट, ठीक है। अच्छा, ये वही एक दोबारा प्रोग्राम इन्होंने किया है। अब अगर आपने एक एलिमेंट पास करना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंटीजर n, आप एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं, अगर आपने एरे की एक वैल्यू पास करनी है तो यू विल सिंपली राइट दिस num i, कि आप ये जो नम एरे है उसका ith जो इंडेक्स है, ith सॉरी नॉट इंडेक्स, ith वैल्यू जो है उस एरे में वो वाली पास कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है, मकसद इसका ये कि आपके पास एक एरे है, ठीक है, 0 1 2 3 4 ये उसके इंडेक्सेस हैं। अब आप में 1 2 3 यहाँ वैल्यूज लिखी हुई हैं 6 1 सेकेंड। जब ये i की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली वैल्यू पास हो जाएगी एज ए इंटीजर, 1 होगी तो ये 2 पास हो जाएगा, 2 होगी तो ये 3 i की वैल्यू, अगर i की वैल्यू 3 होगी तो ये 6 पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नम एरे है। नम आई मीन्स के यू आर एक्सेसिंग सिंगल एलिमेंट्स यूजिंग द इंडेक्स, जो हमने एरे में पढ़ा था, ठीक है जी। उसके बाद है 2 डायमेंशनल एरेज जो है आपने कैसे पास करने हैं। 2 डायमेंशनल एरेज को जब पास करना है द मेथड इज द सेम। इसके अंदर क्या है कि जो आपकी दूसरी जो डायमेंशन है उसका साइज आपने लिखना होगा, वो जरूरी है। अगर जैसे कि आपने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया था तो 1 डायमेंशनल एरे में साइज मेंशन ना करना कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर 2 डायमेंशनल एरे है तो आपको एटलीस्ट जो उसकी कॉलम है उसका साइज मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि ये आपने मेंशन किया दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट,
इसमें आपने दोनों का साइज मेंशन नहीं किया, दिस इज इनकरेक्ट, कोई एरर है, ठीक है। तो वी स्टॉप हियर, क्या कहते हैं उसकी, ये फंक्शंस के लिए, ये फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर का चैप्टर जो हमने मिस किया है, ठीक है। और अभी मैं आपको 5 मिनट की ब्रेक दोबारा देता हूं, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल discuss your question regarding to the topics that we talked about today, and afterwards we will start talking about the chapter number 11, which is the pointers, ठीक है। ये आ गई मेरे पास पॉइंटर्स का चैप्टर। ये हम मेरे पास 11:16 हुए हैं, तो वी विल टॉक अगेन एट 11:20। तो आप उसको देख सकते हैं प्रोग्राम्स को, उसमें अगर आपको क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अच्छा हाँ, कल समझ आ नहीं आई इतना नहीं आया मतलब बहुत बात नहीं होगी, मुझे डर नहीं लगी। अटेंडेंस मैं नहीं लगा, मैं चाहे भी देख तो बैठना गुजार लोगों से बैठे नहीं, मुझे अटेंडेंस ना लगी हो तो देना लगाओ, तो ये और फिर उन्होंने बोले सर अटेंडेंस लिस्टमेंट है, कैसी कंसोल आ कच्ची कंसोल देना लगाओ, उनको बोले सर ये मतलब है कि फिर नहीं अटेंडेंस लगेगी ना, फिर लीव लगानी है। हर किसी की लीव लगानी है, जेड़ा बशमूल मेरे जेड़ा नहीं आंदा। जनाब कौन साहिब उसका भी पता किया क्या, वही जो कोर्स कौन पेपर चले गए हैं सर। ये हमारा ना लेटर ऑलरेडी जा चुका है, रिसीविंग हमारे पास है, तस्वीर मैंने बनाई है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास है नहीं। अब उसने भेजा है अप्रूवल के लिए, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे एक ही दफा जाते हैं, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। किस चीज की अप्रूवल सर? ये वही टीचरों की अप्रूवल जो अब जिन्होंने सर बनाने नहीं पेपर नहीं, वो तो किस कौन है इसको आसम इसमें डील करता है सर? इसको ये डील करता है क्या नाम है, जमीर जमीन वो मेरी साडी को सीनिंग है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ और मैं दोबारा भेज देने सर ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ और ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਿੰਗ है। चलो एक दफा मैं खुद जाके ना जमीर ने मिल लेना, अगर वो ज्यादा मैं थैंक की थी तो ऐसे भेज देंगे, सबूत ना ला के सबूत ला के भेजो, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਲੀਨ ਆਫਿਸ, ठीक है। वैसे लीन ऑफिस वाले भी ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, लापरवाही नहीं करते, असल में जो है सी सभी जा रहे सी छुट्टी ते सभी ट्रांसफर होके आ रहे सी, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਿੰਗ तो ਹੋਏਗੀ ਨਾ, और ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੀ। हाँ हाँ वो कल उसकी वजह है कि हाँ वो मैं बात करना सो चेंज हो गया थी बॉस ऑफिस वर्क करते अच्छा ये है ना मेरे को थोड़ा ऐसे चढ़ा वो मैं कॉलेज से जाते हैं वो के वो कहना जनरेटर चलाना है कि ऐसा नहीं जनरेटर चलना रिक्वेस्ट दे, ठीक है। हाँ ਉਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਈ ਉਹਦੀ ਖਤਮ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਹ ਹੋਏ अब फिर वो डरता है अपने सिर पे भार लेके जनरेटर से जिवेल ने जब मैं थोड़े मिले या तो वो एन जा रहे थे मैं आ रहे थे
तो नाल अपने कदूस ते दूसरा जिले परेरी है मेहरान। प्रिंसिपल नहीं दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा अच्छा, और लंबा जो है वो पुराना सी होता है। नहीं कॉलेज सर जैसा सामने सारा है हाँ जी, वो तो पहले से हम चेंज हो गया। नदीम वासिफ। हाँ, नदीम मुश्ताक। नदीम नहीं, नदीम सोहेल। हाँ से नदीम से वो दोनों खड़े से लापता थे जंदे ਉੱਥੇ ਉਹ रुकिया थे अस्सलाम वालेकुम क्या लगा कि मेरे ना नदीम सोहेल ने पूछा कि तबीयत कैसी है ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन ਹੋਇਆ ਸੀ तो कहता ਹੁਣ मैं ठीक है ਤੇ अच्छा किस तरह होया ਉਸ ਦੀ एंजियोप्लास्टी है ओहो, जुई ने जल्दी जी फिर तो मिल के आना चाहिए। हाँ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ एंजियोप्लास्टी ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ मतलब काफी सारे बाईपास वैसे ही बन चुके हैं बाईपास कराने की जरूरत भाई ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜੀ वेन्स ने ना एक ਜਿਹੜੀ डायरेक्ट वेन है वो ते दिल ਨੂੰ जा रही है वो ब्लॉक हो गई वो फिर वेन अपने रास्ता खुद बना बॉडी ऑटोमेटिकली ना वेन से रास्ता बना रही है तो इस तरह वो बदसत की और तकरीबन समझो है बड़ी लाके ही कहते हैं। हाँ अलग है की यार अल्लाह ताला नाम करनी फैन मिल के आने जाते हैं अच्छे पता करके तुम्हारा कि वैसे भी सुनना था सुनना चाहिए उन्हें मैंने कहा यार मेरा जनरेटर चला रहा मैं कहा कि जनरेटर मैं चला रहा पर तेरा सिर पे बड़ा पक्का लग रहा है पूरे तो ठीक चल रहे हैं यार कोई ना गप भी चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि पहले एक दफा डीजल साइन करा ला हाँ जी, वो तो किसी हम दे दियो अभी बैठा हूँ उनका दे नहीं मैं उन्हें जाके ना करा सस्ती ना कहना पड़ा कि तू करा के लाया देखो फिर मैं डिसीजन है पुरानी डेट है ना मैडम भी जब थोड़ा नहीं कुछ ना हो सकता मेरे को भी कुछ है तो हाँ कि साढ़े तो रिसीवर गया है उन्होंने लिस्ट कराया इकट्ठे चल रहे मेरी क्लास में तो मैं करा के मैं आना ठीक है। सर जो इनलाइन फंक्शंस होते हैं मतलब उन्हें हम कैसे यूज करते हैं? इनलाइन फंक्शन जो है वो एक जैसे हमने वर्ड देखा है अभी स्टैटिक का इनलाइन फंक्शन जो है मेरे ख्याल है यहाँ पे कहीं लिखे होंगे। इनलाइन जो है वो आप कह लें कि जहाँ पे ये थोड़ा सा वहाँ पे लिखा भी होगा फंक्शंस के बारे में। ये मैं आपको थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ। इनलाइन ये कीवर्ड है आपने कोई फंक्शन लिखा है ना जैसे आप लिखते हैं उसकी रिटर्न टाइप है अगर है तो कोई लिख देते हैं अगर नहीं है तो वाइड लिख देते हैं। ये पूरा उसकी डेफिनेशन उसकी डिक्लेरेशन यहाँ पे लिख दिया आपने वाइड एबीसी उसके बाद ये आपने पैरेंथेसिस लगा दी ये आपने वाइड लिख दिया ठीक है जी। उससे पहले अगर आप इन लाइन लिख देते हैं लफ्ज ठीक है स्मॉल लेटर्स में तो ये इन लाइन का मकसद क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि अगर ये हमारे पास मेन फंक्शन है और ये आपका ये सब फंक्शन है एबीसी ये बना हुआ है ठीक है लेट्स से तो यहाँ पे आपने इसको एबीसी को कॉल किया है। इनलाइन क्या करता है इनलाइन जब आप इसको कॉल करेंगे ना या जब आपने इनलाइन लिखा होगा तो वो इस एबीसी को गायब कर देगा यहाँ से और ये जो आपका फंक्शन है इसी को यहाँ प्लेस कर देगा ठीक है। ये है इनलाइन का मकसद कि वो ये जो कॉल ओवर हेड है कॉल ओवर हेड का मतलब है कि वो कॉल जो जाती है फंक्शन को कि जी जो आप कह लें कि यहाँ पे वो लिखा हुआ था फंक्शन तो इधर से कॉल जनरेट हुई कि जो कंट्रोल है वो यहाँ से इधर जाके अब यहाँ से एग्जीक्यूट करे और इसके बाद फिर यहाँ पे वापस आए तो ये जो कॉल ओवर हेड है ये वाला जो मैं आपको कह लें कि ये रेड लाइन में मैं इसको सर्कल करूँ इस टाइम को बचाने के लिए क्या करता है कि जो एक्चुअली जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं वो उसके ओरिजिनल मेन फंक्शन के साथ मर्ज कर देता है। दिस इज इन लाइन मतलब काइंड ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं इनलाइन। ये इसकी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इनलाइन का नाम। अच्छा अब हम बात करते हैं पॉइंटर्स की। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा आई विल नॉट गो इन डेप्थ कह लें
थोड़ा सा आपका जहन जो है उसके अंदर बेसिक नॉलेज जो है वो मैं इम्पार्ट करने की कोशिश करूंगा एंड विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीक। दिस इज आप कह लेंगे इसके बारे में क्या कहा जाता है कि दिस पॉइंटर थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग बट इट इज डेंजरस एट द सेम टाइम। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इफ़ यू आर मिसाल के तौर पे कि अगर आप बड़े अच्छे ड्राइवर हैं तो आप किसी जगह पे जल्दी पहुंच सकते हैं, आप बड़े मतलब कोई एक्रोबैटिक कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर नॉट कैपेबल इनफ तो आप की जो है वो आप फौत भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत डेंजरस है वो एक्रोबैटिक करना है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, कार है या बस है। बट इफ़ यू आर very much expert, so then you can drive very efficiently, or maybe you can reach a point very quickly, or you can win the race, etc. But at the same time you must be expert in that. इसी तरीके से जो pointers है इसके बारे में ये statement दी जाती है, and actually and this is correct कि they are very interesting power tools available in programming, but they must be used very much carefully, क्योंकि they are used to point something। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपको you must know कि this is very dumb machine। इस मशीन को जो आपने कहना है इसने वैसे ही करना है। although people are trying to make it intelligent by artificial intelligence algorithms, लेकिन जो आप इसको बताएंगे, जितना आप इसको ट्रेन करेंगे ये उतना इंटेलिजेंट है, एंड इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन अनलेस के कोई ऐसा एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जो इसको इस बात की तरफ लेके जाए, although it is not achieved till now, very generic way। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी पॉइंटर्स की। मतलब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हुए आ रहे हैं इस कोड को। अब पॉइंटर ये बताता है कि जी अब आपने जंप करके यहाँ चले जाना है, फिर पॉइंटर ये बताता है जंप करके इधर आ जाना है, फिर पॉइंटर बता रहा है हमें कि जंप करके आपने इधर चले जाना है मेमोरी के अंदर, फिर जंप करके बताता है कि जी आपने यहाँ पे चले जाना है। अगर कहीं पे भी इफ यू इमेजिन इफ देयर इज अ ब्रेक इन समवेयर, कि कहीं पॉइंटर ने आपको गलत डायरेक्ट कर दिया, तो देन जो है आप क्या करेंगे, आप मतलब आपका प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। प्रोग्राम हैंग हो जाने का मतलब क्या है कि वो क्रैश कर जाएगा एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, तो ये इसकी जो आप कह लेंगे प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है कि इफ यू डोंट use them carefully then there will be a gap। जिधर आपका पॉइंटर आपको लेके जा रहा है वो जगह जो है that is not कहने के appropriate। ठीक है, पॉइंटर जो इसका नाम है वही इसका काम है कि ये पॉइंट करता है। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं पॉइंटर की। पॉइंटर हमारे पास क्या है जी, एक वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कि हम इस तरह से यूज करते हैं, उसकी डाटा टाइप बताते हैं और उस वेरिएबल का एक नाम लिखते हैं। ठीक है जी, और ये क्या होता है कि जो उसकी डाटा टाइप है उसके लिहाज से स्पेस एलोकेट हो जाती है, और देन यू कैन यूज दैट स्पेस यूजिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है जी, and you can store values according to the data type in that memory location। ये हमने variables के बारे में पढ़ा हुआ है। I hope कि everybody is convinced what I have said। अब हम बात करें पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स की जो सिंटैक्स है वो ये कि ये आप छोटा सा एक स्टैरिक जो है ये आप बना देते हैं। ये स्टैरिक आपके कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करता है। This is the syntax of declaring a pointer to an integer। अच्छा, pointer to an integer का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है
अच्छा, एक और बात कि जो आपका वेरिएबल होगा पॉइंटर टाइप का, उसका सिंटैक्स आपका ये है, मैंने जो लिखा हुआ है ये आपका इसका सिंटैक्स होगा। अगर आपने पॉइंटर बनाना है इंटीजर टाइप का तो ये सिंटैक्स है। अगर आपका पॉइंटर जो है वो करैक्टर टाइप का है तो आप इंटीजर की जगह पे करैक्टर लिख देंगे। जो भी डाटा टाइप का पॉइंटर आप बनाना चाहते हैं उस डाटा टाइप को आप लिख देंगे, और फिर यहाँ पे आपका जो नाम है वो आपका अपनी मर्जी का रख सकते हैं। ठीक है जी, ये तो बात हो गई इसके सिंटैक्स की हद तक कि पॉइंटर जो है आप कैसे डिक्लेयर करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पॉइंटर कंटेन क्या करता है, पॉइंटर के अंदर आप स्टोर क्या करते हैं। पॉइंटर के अंदर ऑलवेज यू स्टोर द एड्रेस, दिस इज हाफ फैक्ट। ये आधी बात है। आधी बात क्या है कि आप पॉइंटर की जो मेमोरी है उसके अंदर एड्रेस स्टोर करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि आप किसका एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है ना, एड्रेस तो आप पॉइंटर के जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोर करते हैं, बट किसका, आप उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं जिसकी आपने टाइप बताई हुई है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहा कि ये पॉइंटर आपका इंटीजर टाइप का है तो इट मींस कि आप किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे। कैसे, मैं लिखता हूं यहां पे जी इंटीजर y। ये मैंने क्या लिखा जी, ये मैंने लिखा एक पॉइंटर डिक्लेयर किया और ये मैंने एक सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, अब ये लिखने तक मेरे पास ये दो वेरिएबल जो हैं ये इनकी मेमोरीज हैं इनकी रिलेटेड। ये पॉइंटर की मेमोरी है और ये वेरिएबल की मेमोरी है। ठीक है, अब ये दो मैंने स्टेटमेंट लिखी। अब ये दोनों स्टेटमेंट ये डिक्लेरेशन कहलाएंगी कि हमने पॉइंटर एक बनाया लेकिन उसके अंदर कोई एड्रेस स्टोर नहीं किया। इसी तरह एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। फिर मैं लिखता हूं जी कि y इज इक्वल टू 2, y को 2 की वैल्यू असाइन करना। तो इट मीन्स कि नाउ y जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है वहां पे 2 को स्टोर करना। फिर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू y, दिस इज रॉन्ग। x इज इक्वल टू वाई में लिखता हूं दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि y के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं x में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि अलाउ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू है, इट इज नॉट एन एड्रेस, जबकि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आपने हमेशा एड्रेस स्टोर करना है। तो अगर आप x के अंदर 2 स्टोर कर रहे हैं विच इज ए इंटीजर वैल्यू, दैट इज रॉन्ग। यू कैन स्टोर in the integer pointer address of a integer variable। ठीक है, तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि मैं अगर यहाँ पे जी लिखूं x एम्परसैंड y। एम्परसैंड y क्या करता है, एम्परसैंड y अगर आप किसी वेरिएबल के साथ यूज करें, जैसे कि मैं ये y के साथ यूज कर रहा हूं, तो ये जिस वेरिएबल के साथ यूज होगा उस का एड्रेस जो है वो रिटर्न कर देगा लेफ्ट साइड पे। अब अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट यूज करता हूं तो देन क्या होगा जी कि जो इसका एड्रेस है, सम एड्रेस मेमोरी के अंदर, वो कॉपी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब क्या है कि x जो है वो पॉइंट कर रहा है, x जो है वो पॉइंट कर रहा है वेरिएबल y को। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं सी आउट x, तो x के अंदर क्या है जी, x के अंदर एड्रेस है वेरिएबल y का, तो एड्रेस जो है वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो एड्रेस है, अगर मैं चाहता हूं कि जो एड्रेस यहां पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू एक्सेस कर ली जाए, तो मुझे उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट
और उसको डिस्प्ले कर दिया जाए सी आउट स्टैरिक एक्स। ये जो स्टैरिक पॉइंटर के साथ यूज किया जाता है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये दो आउटपुट कर देती है। ये जो स्टैरिक पॉइंटर से पहले यूज किया जाता है इसको कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है जी, क्या कहते हैं? डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो आई गेव यू वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट पॉइंटर्स। मैं इसको समरी इसकी देने लगा हूँ जो मैंने अभी बताया पॉइंटर्स के बारे में, एंड आई विल स्टॉप एंड यू मे आस्क क्वेश्चन आफ्टर दैट। समरी ये है कि आपने पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करना है। अगर आप इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं तो यू विल राइट इंट, फिर ये स्टैरिक का सिंबल स्पेस दे के, और फिर ये ना भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्पेस एक्स, वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस होनी चाहिए, फिर वेरिएबल का नेम। इसका मतलब क्या होगा कि आप एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके अंदर आप इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इस पॉइंटर को आप कैसे एक्सेस करेंगे? उसके नाम से, जो हमने एक्स रखा हुआ है। फिर आपने एक y का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, y के अंदर 2 की वैल्यू स्टोर करवाई, फिर अब आप x के अंदर एड्रेस स्टोर कर सकते हैं क्योंकि x आपका इंटीजर पॉइंटर है। अगर आपने इसमें एड्रेस स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है उसके साथ ये एम्परसैंड ऑपरेटर यूज करेंगे। एम्परसैंड ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लेफ्ट साइड पे असाइन कर देता है, मतलब रिटर्न कर देता है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉइंटर है, तो मतलब क्या है कि अब y का एड्रेस x में आ जाएगा। अब हम अगर x को आउटपुट करेंगे तो वो एड्रेस आउटपुट हो जाएगा। अगर हम ये स्टैरिक लगा के x को आउटपुट करेंगे तो जो एड्रेस है वहां पे जाके जो वैल्यू है उसको वो एक्सेस कर लेगा और वो वैल्यू हम इसके जरिए से आउटपुट कर सकेंगे। तो आई स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, or you can study this chapter. We will talk about this chapter in the next lecture tomorrow. जी सर, हो गए टाइम हो गया? तो मैडम बैठे बोलो बाहर मत बैठिए, बड़ा कोई फिर से समझाई जा रही है किसी ने। अच्छा आपको चक्कर लगाई है? हाँ चलिए करने के। अच्छा इस तरह एक और भी है कि ऐसी बात है एक दिन मैंने यह बुक किया मैंने कहना कि गाड़ी ना प्रैक्टिकल देखने आए पेपर प्रैक्टिकल वाले वैसे शायद ना प्रैक्टिकल सर टीम में हम सर्टिफिकेट ले ही थी। हाँ नहीं प्रैक्टिकल से पेपर बनाने जैसे ही होते हैं ना। हाँ बना के ऐसे लिखे होने देते थे सिगर ऐसा देते थे सारे सिगर तो डीन ऑफिस को भेजे थे जो भी लिखा सी ये उन्होंने कहना है कि वो साढ़े ना मतलब प्रैक्टिकल भी सीखे जाने जो भी क्योंकि इन्होंने साड़ी में प्रैक्टिकल की प्रूवल नहीं करानी वो मैं पूरी बढ़िया से देख के आया तो थे सिर्फ थ्योरी लिखा सारे क्योंकि वो डिपार्टमेंट भी होती है ना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसके बाद पेपर रिसीव हो जाए बाकी का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल साडा आ गया थी ये बताएं कि चलो पहले मेडल में किया है और उससे ऐसे लेके कोविड शोवर भी हो जाए मैडम उन्होंने लिखी हुई है उन्होंने कंपाइल की थी सारी लिस्टां चलो मतलब 15 साल देना पड़ेगा लेकिन ये कि वो अजीब के काम ही करते हैं ये मतलब बहुत ही ना चलो कि प्रॉब्लम ही है जो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज वी विल टॉक टुमारो। ठीक है बस नहीं होता कुछ यार इन्हें तो चलो इधर शायद तो पास क्वेश्चन लेकिन बाकी दे ठीक है if there's no question then we will talk about this pointers chapter tomorrow with examples. Assalamu alaikum.